नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड लाइव में बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बने हैं दीपम सेठ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दीपम। वर्तमान में उत्तराखंड कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी दीपम सेठ हैं और यही वजह है कि अब उन्हें डीजीपी बना दिया गया है। इससे पहले अभिनव कुमार कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे थे। करीब 1 साल वो कार्यवाहक डीजीपी रहे। अब उन्हें यहाँ पर पदभार से मुक्त किया गया है और 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को डीजीपी बना दिया गया है। इसके लिए गृह विभाग की ओर से आदेश जारी हो गए हैं। अभी प्रतिनियुक्ति से वापस दीपम से लौटे थे, उसके बाद ये प्रबल संभावनाएं थी कि उनको उत्तराखंड का डीजीपी बनाया जा रहा है, जिस पर आज मोहर लग गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर है। अरुण, 13वें डीजीपी मिल गए हैं उत्तराखंड को और ये जो ताजपोशी हुई है, किस तरीके से इसे देखा जा सकता है? जी रवि, उत्तराखंड के 13वें डीजीपी के रूप में दीपम सेठ जो है वो पदभार ग्रहण करेंगे और ऐसे में जिस तरीके से कई दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही थी, दीपम सेठ का नाम भी चर्चाओं में था और ये माना जा रहा था कि दीपम सेठ उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे। तो ऐसे में अब इस पर मुहर लग चुकी है और दीपम सेठ अब उत्तराखंड के नए डीजीपी के रूप में 13वें डीजीपी के रूप में जो है वो पदभार आज ग्रहण करेंगे और गृह विभाग की तरफ से जो है ये आदेश जारी किए गए हैं। और दीपम सेठ के बारे में अगर बताएं तो 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दीपम सेठ और उत्तराखंड कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक है दीपम सेठ। और 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दीपम सेठ से इसके बाद अब जो है वो उन्होंने मूल कैडर ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही जो है आज उन्हें उत्तराखंड के डीजीपी का कार्यभार जो है वो दे दिया गया है और उत्तराखंड के डीजीपी के रूप में वो पदभार अपना ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण, जानकारी के लिए आपका। उधर केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड को देश के सभी राज्यों में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। उत्तराखंड को मिली बड़ी उपलब्धि को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छता अभियान के चलते देहरादून भी पहले से काफी स्वच्छ हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य को पहले पुरस्कृत भी किया गया था। देखिए, पहले से बहुत बेहतर स्थिति हुई है और आप जानते हैं कि स्वच्छता को लेकर देहरादून को भी पुरस्कार इससे पहले मिला है। कहीं कहीं कभी समस्या आती है, परिस्थितिवश मैं ये बात कह सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, आज आम आदमी भी जागरूक हुआ है। आज भी मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि यदि हमें स्वच्छता चाहिए तो अपने से शुरू करना पड़ेगा, हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। ऋषिकेश में नटराज चौक के पास हुए इस सड़क हादसे में यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार की मौत हो गई। उनके निधन पर सीएम से लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने शोक व्यक्त किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पवार का जाना न केवल यूकेडी बल्कि पूरे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह पवार ने अपने जीवन को उत्तराखंड की सरोकारों और जनहित के मुद्दों के लिए समर्पित किया था। साथ ही धस्माना ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार और पुलिस के दावे केवल कागजों तक सीमित है और जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। ये सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार जी की कल रात एक दुर्घटना में जिस प्रकार से मृत्यु हुई, असमय उनका जाना न केवल उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक ऐसे नेता जो उत्तराखंडी सरोकारों के लिए हमेशा समर्पित रहे, राज्य के आंदोलन से लंबे समय से शुरू से जुड़े रहे, उनकी मृत्यु से पूरे राज्य को बहुत बड़ी हानि हुई है। और साथ ही पूरे राज्य में जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में लगातार मौतें हो रही हैं, उससे राज्य सरकार के और पुलिस के जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। राज्य में दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आप पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं नगर पंचायत क्षेत्र के वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए 15 गारंटियों के पर्चे बांटे। साथ ही निकाय चुनाव में पार्टी की सफलता के बाद दिल्ली की तर्ज पर विकास कार्य करने का दावा किया है। आपके हल्द्वानी नैनीताल जिला अध्यक्ष हर्ष सिरोही ने कहा
कि प्रदेश के निकायों में कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस के लोग काबिज हैं, लेकिन उन्होंने निकायों में विकास कार्य नहीं किए। आज हम लालकुआ विधानसभा में आए हुए हैं। हमारे साथ में हमारे महेंद्र कुमार जी हैं और जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं यहाँ पे, तो आज इनकी उपस्थिति में और हमारे साथ में हमारे संगठन मंत्री पंकज कुमार जी हैं, इनकी उपस्थिति में आज हम लोगों ने एक डोर टू डोर कैंपेन को किया है। यहाँ पर हमने लोगों के बीच में जाके बताया कि क्या हम लोग लेके आने वाले हैं। आगामी जो हमारे निकाय चुनाव रहेंगे, नगर पालिका चुनाव रहेंगे, उसमें हमने एक 15 आपका घोषणाएं की गई हैं। जिन 15 घोषणाओं को हमने कहा गया है कि अगर हम पार्टी, अगर मान के चलिए आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतती है, तो वो 15 घोषणाएं जो हमने की हैं, उन 15 घोषणाओं को अमल किया जाएगा और जमीन में उतारा जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2024 का सकुशल समापन हो गया है, लेकिन अभी से ही धामी सरकार चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी में जुट गई है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस साल की चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के चलते सरकार को दिक्कतें हुई थी। ऐसे में गलती या अव्यवस्था दोबारा ना हो, इसके लिए सीएम धामी अभी से गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा के संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण गठित करने की बात भी कही जा रही है। तो यात्रा प्राधिकरण को लेकर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चारधाम यात्रा है, इस प्रदेश की आर्थिकी की धुरी भी है। इसके अलावा तमाम हमारे यहाँ बड़े आयोजन होते हैं, चाहे कुंभ है, चाहे नंदा देवी राज जाते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारे आयोजनों को एक सुनियोजित रूप देने, व्यवस्थित रूप देने के लिए एक प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है और प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में गंभीरता के साथ में प्रयास किए जा रहे हैं। उसका एक मसौदा भी तैयार किया गया। उस संदर्भ में एक समिति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित की गई थी अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी भी है। उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम में चल रहा खेल महाकुंभ खत्म हो गया है। इस खेल महाकुंभ में जिले के सभी 6 ब्लॉकों के युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 150 से ज्यादा युवाओं ने खेल का शानदार प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में अपनी जगह बनाई। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी ने इन सभी युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन सभी खिलाड़ियों में राष्ट्रीय स्तर तक जाने की क्षमता है और ये युवा जिले का नाम जरूर रोशन करेंगे। सरकार है, उनके द्वारा एक प्रयास है कि न्याय पंचायत स्तर से और जनपद स्तर तक ये प्रतियोगिता का आयोजन कर राज्य स्तर तक आंचल में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसका दायित्व युवा कल्याण विभाग को दिया गया और युवा कल्याण विभाग इस दायित्व को बखूबी निभा रहा है। और इस बार राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है कि राजकीय सेवाओं में जो सरकारी पद निकलेंगे उसमें 4% का जो प्रतिभागी राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला प्रतिभागी होगा उसको इसमें 4% का आरक्षण भी दिया जाता है। खेलो इंडिया के माध्यम से जो हमारे गाँव की प्रतिभाएं, उनकी प्रतिभाएं निखरें। हमारे गांव के जो खिलाड़ी हैं उनको अपना हुनर दिखाने का, अपना योग्यता दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिले। तो खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से न्याय पंचायत से विकासखंड के स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर आज ये समापन हो रहा है। इसी प्रकार से प्रदेश स्तर पर खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और हमारी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने को लेकर के बहुत आगे बढ़ते हुए जो राज्य स्तर पर खेलों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको 4% पद सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में हर साल 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दिन को मनाने का फैसला किया था। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, जल संसाधनों को संरक्षित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में बुग्यालों का अहम योगदान होता है। इसीलिए इनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि मौसम परिवर्तन की वजह से उत्तराखंड बुग्यालों पर भारी असर पड़ रहा है। वन विभाग के चीफ डॉक्टर धनंजय मोहन उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने दयारा बुग्याल पहुंचकर वहां चल रहे भूस्खलन के उपचार का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ते तापमान एवं क्लाइमेट का असर बुग्यालों में भारी मात्रा में पड़ रहा है, जिसके कारण वहां भूधसाव हो रहा है, जिसके उपचार के लिए वन विभाग की टीमें काम कर रही हैं और दयारा बुग्याल में यह कोशिश सफल हो रही है।
हमने जो बुग्यालों का जो इको रिस्टोरेशन का कार्य है, एक नए तरीके से जियो जूट वगैरह का इस्तेमाल करके पूर्णतः प्राकृतिक रूप से एक वहाँ का जो इको रिस्टोरेशन का कार्य शुरू किया था 2019-20 में, तो उसको देखने के लिए ही मैं गया था मुख्यतः। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और नया एक्सपेरिमेंट था एक तरह से, क्योंकि बुग्याल जो हैं बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं और बहुत हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं जहाँ कार्य करना भी मुश्किल है। तो यहाँ पे जो कार्य हुए थे उसके सकारात्मक रिजल्ट्स अब दिखने लगे हैं। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन बताते हैं कि राज्य के बुग्यालों के संरक्षण के लिए वन विभाग एसओपी तैयार करेगा। दियारा बुग्याल सहित राज्य के अन्य बुग्यालों में प्राकृतिक और मानवीय कारण से बढ़ते भूस्खलन और भू धसाव को रोकने के लिए विभाग ने यह निर्णय लिया है। साथ ही विभाग बुग्यालों के संरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि सर्दियों में भी जंगलों में लगने वाली आग से बचाव के लिए फॉरेस्ट टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। जो शुरुआती थे और हमने धीरे धीरे इसको अन्य क्षेत्रों में भी, प्रदेश के अन्य बुग्यालों में भी बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे। तो उसको मैं खुद अपनी आंखों से भी देखना चाहता था। जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने लाके तस्वीरें तो हमेशा दिखाई थी, लेकिन क्योंकि काम एक बड़ा अच्छा कार्य था ये, तो मैं खुद भी देखना चाहता था और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण, इसलिए इस विजिट के लिए मैं मुख्यतः आया था। देखिए, इस काम को तो हमको आगे बढ़ाना ही है और साथ में इनमें कुछ हमको छोटे मोटे एक्सपेरिमेंटेशन करके इसकी एफिशिएंसी और बढ़ाने का प्रयास करना है, तो उसके भी कुछ निर्देश दिए गए। डॉक्टर धनंजय मोहन कहते हैं कि दियारा बुग्याल महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र है। बुग्याल को लेकर पहले जो परिस्थिति की पुनर्स्थापना का काम किया गया था, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्हें दियारा के साथ अन्य बुग्यालों में भी आगे बढ़ाते हुए भूस्खलन और भू धसाव रूपी घाव पर जियो जूट रूपी मरहम पट्टी की जाएगी। उत्तरकाशी के दियारा के नीचे गोई नामक स्थान पर भूस्खलन की रोकथाम को भी उपचार कार्य भी किए जाएंगे। बुग्याल संरक्षण योजना में अभी तक 22 बुग्यालों में करीब 83 हेक्टेयर क्षेत्र में काम हुआ है। सभी बुग्यालों में जो जैविक दबाव पड़ रहे हैं, उस काम को करने के लिए जल्द ही एक एसओपी तैयार की जाएगी। पारिस्थितिकी के तौर पे बहुत ही फ्रेजाइल एरियाज हैं ये, लेकिन हुआ ये कि लंबे समय से क्योंकि बुग्यालों का इस्तेमाल भी होता है, चाहे चारण में, चाहे पर्यटन में, और अभी एक जो जलवायु परिवर्तन का भी असर देखा जा रहा है कि कई बार बारिशें हमारी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं और कॉन्सेंट्रेटेड हो रही हैं, उससे भी डैमेज हो रहा था। तो ये लगा कि इनके सुधार में हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत सुदूर क्षेत्र हैं। हमारे बुग्याल क्षेत्रों में जो कार्य चल रहा है उस पर, और 2019 में हम लोगों ने 19-20 में हम लोगों ने यहाँ कार्य शुरू किया था बुग्यालों का एक नई तरीके से संरक्षण प्रयास, और उसमें कहूँगा मैं उत्तरकाशी अग्रणी रहा है, क्योंकि सबसे पहले प्रयास यहीं हुए। एक हमारी राज्य सरकार की एक योजना थी बुग्यालों के संरक्षण की। पीसीसीएफ ने वन अग्नि नियंत्रण के लिए फायर सीजन से पूर्व ही तैयारी शुरू करने की बात कही है। दरअसल बर्फ से ढकी रहने वाली उच्च हिमालय की अधिकांश चोटियां बुग्याल क्षेत्र इस बर्फ विहीन है। प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के नेतृत्व में दियारा बुग्याल सहित हरसिल और गंगोत्री घाटी के निरीक्षण व भ्रमण के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने मौसम की बेरुखी पर चिंता व्यक्त की है। 2 सितंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सितंबर को बुग्याल दिवस घोषित किया। ये जो हिमालय दिवस जो होता है 9 सितंबर को, उस पूरे हफ्ते की शुरुआत बुग्याल दिवस के की घोषणा से हुई। तो बुग्यालों पे हमारी सरकार का भी बहुत फोकस है और हमारे वन विभाग का तो विशेष तौर पे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वन विभाग की ओर से बुग्यालों में इको रिस्टोरेशन का कार्य और बढ़ाया जाए। प्रमुख वन संरक्षण मोहन ने कहा कि ग्रीष्मकाल में जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण पाने के लिए वन विभाग अभी से जुट गया है। इस बार जन जागरूकता के लिए खास पहल की जा रही है। पिछले वर्षों में जिन गांवों के ग्रामीणों ने अपने जंगलों को आग से बचाया और पूरी तरह से सुरक्षित रखा है, उन गांवों में अन्य गांवों के ग्रामीणों का भ्रमण
कराया जाएगा, जिससे अन्य गांवों के ग्रामीण भी अपने जंगलों को आग से बचाने और उनका संरक्षण करने के लिए प्रेरित हो सके। जंगलों को आग से बचाने की अनूठी पहल करने वाले गांवों को चिन्हित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। केदारनाथ उपचुनाव में जीतने के बाद अब बीजेपी की नजर निकाय चुनाव पर टिकी है। बीजेपी मुख्यालय में निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक भी हो चुकी थी, जिसमें जिला अध्यक्षों से प्रत्याशियों का फीडबैक लिया गया है। बता दें कि पब्लिक सर्वे के आधार पर निकाय चुनाव में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाई बैठी थी। हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। वहीं केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जो केदार भूमि खुद उठा रही थी। वो सवाल आम जनता के सवाल थे। वहीं जनता को लेकर हरदा ने कहा कि चुनाव के बाद उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, आप भोग कानून, महिला सम्मान, पलायन, बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा उनको आप चुनाव में हरा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है। देखिए, मैं नतीजों से चिंताग्रस्त हूँ, क्योंकि ये नतीजे कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। और सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे। और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। तो ये जहाँ तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा। मैं खुली बात कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है, और ये तय करना पड़ेगा और बात करेंगे हम जब तक। उत्तरकाशी का रामलीला मैदान, जिसे आज़ाद मैदान के रूप में भी जाना जाता है, जिला मुख्यालय का हार्ट या मैदान आज आखिरी सांसें गिन रहा है और इस मैदान पर खेलने वाले युवा खतरों के बीच खिलाड़ी बन रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान पर जिले में कभी मेला तो कभी रैलियां और कभी बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इस मैदान पर यात्रा काल में अस्थायी पार्किंग की भी व्यवस्था है। यात्रा समाप्त होने के बाद इस मैदान पर रेहड़ी ठेली वालों का कब्जा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ गंदगी के साथ बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ये जसपाल चौहान जी और इनकी पूरी टीम ने जो है ये फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया है। और इस ग्राउंड की दशा देखते हुए बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग टीम उतारते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से इसका शोषण कर रहे हैं, और ये शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी इसके लिए जिम्मेदार है जो यहाँ पदों में बैठते हैं। क्योंकि जो बच्चे यहाँ के गरीब बच्चे हैं, ये खेलने कहाँ जाएंगे? अगर मनेरा जाते हैं, मनेरा में उनसे बहुत बड़ी फीस ली जाती है, और वो इतना अच्छा सुंदर ग्राउंड पूरे उत्तराखंड में मैं समझता हूँ कि यहाँ प्लेयरों को खेलने में बहुत आनंद आता है, लेकिन इसका शोषण हो रहा है। इससे पैसा कमाया जा रहा है, नगर पालिका इससे पैसा कमा रही है, शासन प्रशासन का कोई ध्यान इसकी तरफ नहीं है। कई मंत्री मुख्यमंत्री आए और यहाँ पे घोषणा करके चले गए, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मौजूदा वक्त में उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में लाखों रुपए कमाने वाली नगरपालिका का इसके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं है। इस मैदान पर उत्तरकाशी की दो होनहार बेटियां, जिन्होंने एवलॉन्च में अपनी जान गंवाई थी, नौमी रावत और सविता कंसवाल के नाम से यहाँ फुटबॉल प्रतियोगिता का हर साल आयोजन किया जाता है। पर इस समय इस मैदान के हालात ये हैं कि यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी खुद इन गड्ढों को ठीक कर खेलने को मजबूर हैं।
जो यहाँ ये मैच हो रहा है उसके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये यहाँ पे पहल शुरू करी है। हमारी छोटी बहन सविता कंसवाल और नौमी रावत जो आज हमारे बीच में नहीं है, पर्वतारोही, उनके नाम पे जो उन्होंने ये टूर्नामेंट शुरू करा है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आयोजकगण। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हमारा सिर्फ एक मैदान है उत्तरकाशी के पास, जिसको हम आज़ाद मैदान कहते हैं। उसकी जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी अभी तक विचार नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पे किस तरह से इसको सेटल किया जाए। हम खुद स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं और हमें ये देख के बहुत दुख होता है कि अभी बीच में यहाँ के जो यूथ है इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था कि यहाँ पे बच्चों के लिए, इनफैक्ट महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए भी यहाँ पे इन्होंने शुरुआत करी थी। लेकिन उसके बाद फिर यात्रा सीज़न आता है, फिर वही हाल हो जाता है, कथाएं होती हैं, कुछ होता है, माघ मेला होता है, मतलब बच्चे उसके बाद बड़ी मुश्किल से तो एक रास्ता बच्चों को मिल रहा है स्पोर्ट्स के माध्यम से अन्य चीज़ों से दूर होने का। नशा हो गया, फ़ोन हो गया, ये सारी चीज़ों से एक स्पोर्ट्स में जो बच्चे दिलो जान से काम करना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फील्ड की कोई सुविधाएं नहीं हो पा रही है। कुछ साल पहले नगर पालिका के इन मैदानों पर 35 लाख की घास बिछाई गई थी, पर घास कौन खा गया पता नहीं चल पाया। एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार खेल महाकुंभ के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, पर जब युवाओं को मैदान ही नहीं मिलेगा तो खेलेंगे कहाँ? हालांकि उत्तराखंड सरकार के खेल विभाग ने मनेरा में स्टेडियम बनाया तो फीस और मुख्यालय से दूर होने के कारण वहां बहुत कम युवा पहुंच पाते हैं। इस फील्ड की जो दशा है उसमें प्रशासन का बिल्कुल भी जो है इस और जो है ना वो नहीं है। आज जो है साल 1.5 साल हो गए कम से कम, बच्चे जो है परेशान हो रहे बेचारे। क्या चाहता है प्रशासन? गंगा किनारे जाएं बच्चे खेलने के लिए, वहीं नशे की चीजें यूज करें। आज प्रशासन को देखना चाहिए, बच्चा जो बच्चा खेलने की तरफ है, जो नशे की चीजों से बच रहा है, उसके लिए जो है ना प्रशासन को जो है सुविधा देना चाहिए। और उत्तरकाशी की जो दशा हो रही है, उत्तरकाशी का जो खेल का एक असर गिरते जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि बच्चे किसी तरह से हमारे जो है ना नशे से बाहर रहे हैं। जो खिलाड़ी बच्चा होगा वो नशे से बाहर रह सकता है। तो यहाँ पे बच्चों के प्रति जो है ना इनके खाने पीने की कोई किसी तरह की वो है, ना इनके प्रति कोई खर्च करने की। मैं तो खेल विभाग के लिए भी कह रही हूँ, एक महाकुंभ आता है खेल विभाग का, तो उसमें जो है ना पता नहीं कि 16-17 लाख खत्म कर लेते हैं और बच्चों को जो है कोई किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे जो है ना मनेरा में, मैं तो कह रही है हमारा पूरा वो है यहाँ पे, ये तो दूर बच्चा खेलने के लिए नहीं जा सकता है। यहाँ पे एक सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे जो है ना एक सरकारी कोच भी होना चाहिए बच्चों को, जो इनको खिलाए, इनके प्रति अच्छी सोच रखे और जिससे बच्चों को जो है ना आगे भविष्य अच्छा हो सकता है। उत्तरकाशी के लोगों की मांग है कि इस मैदान को केवल खेल के रूप में इस्तेमाल किया जाए और इसका रखरखाव कर जनपद की खेल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। वहीं नगर पालिका का कहना है कि इसके लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, पर सवाल यह है कि प्लान कब बनेगा और अब आजाद मैदान आजाद कब होगा। स्वर्गीय सविता कंसवाल जी के पुण्य स्मृति में ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट भाड़ाट खेल समिति के द्वारा हर वर्ष करवाया जाता है, यह बहुत दिव्य और भव्य टूर्नामेंट करवाया जाता है। बशर्ते यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो नगर पालिका है, वो स्वयं में सोई हुई है, वो यहाँ के युवाओं के प्रति जागृत नहीं है। आप इस फील्ड की हालत, इन युवाओं ने रात दिन एक करके इस फील्ड को खेलने के लायक बनाया है, जबकि स्थितियाँ ये होनी चाहिए कि यहाँ की शासन प्रशासन हो चाहे सरकार हो, इन युवाओं के प्रति उनको सोचना चाहिए, इनको खेलने के लिए ग्राउंड बना के देना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं है। ये फील्ड पार्किंग के भेंट चढ़ा हुआ है और यहाँ की स्थिति आप ये देखिए कि अभी पार्किंग के लिए यहाँ से 14 लाख रुपए इकट्ठा हुआ और इससे पूर्व में भी यहाँ से 12 लाख रुपए पार्किंग के लिए यहाँ से इकट्ठा हुआ, पर इस फील्ड में 10 रुपए भी यहाँ के खेलने के लिए युवाओं के लिए अभी तक खर्च नहीं हुए हैं। स्थिति ये है कि जिस दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगता है, सिर्फ यहाँ की 4 दीवारों पर सफ़ेद पुताई कर दी जाती है। 100, 200, 500, 1000 रुपए की पुताई करके सिर्फ उस पैसे को गमन किया जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान की स्थिति को लेकर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन जब भी सवाल उठे सिर्फ आश्वासन दिया गया। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटाल की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।